हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो से हम इंटरनेशनल इश्यूज़ को स्टार्ट करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। देखिए जो जो टॉपिक्स हमें कवर करना है पहले उसको हम देख लेते हैं एक बार, उसके बाद वन बाय वन करके इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है रूस द्वारा निर्मित कोविड-19 वैक्सीन, बेरूत विस्फोट, इजराइल यूएई शांति समझौता, पाकिस्तान का नया राजनीतिक नक्शा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन संबंधी बांध, इस्तांबुल कन्वेंशन, भारत यूरोपीय यूनियन वर्चुअल समिट्स, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए रूस के द्वारा जो है भारत को समर्थन, ठीक है। चीन द्वारा नदियों के प्रवाह को मोड़कर नेपाल के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा, सिप्री एयरबुक 2020, गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट, इटली का मरीन विवाद और चाबहार बंदरगाह, ट्रिनिटी विस्फोट के 75 ईयर्स, भारतीय उच्चायोग के कर्मचारी 22 जून को भारत लौटे, सशस्त्र व्यापार संधि में शामिल होगा चीन, भारत में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, 12 का रिएक्टर, अरब जगत का पहला परमाणु संयंत्र है ये 12 का, ठीक है। चियांग माई पहल, ठीक है, चियांग माई पहल और अंतर्राष्ट्रीय टिप्पणियां, ये सारी चीजें हमें कवर करनी है, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक हम देखेंगे वो है रूस द्वारा निर्मित कोविड-19 की वैक्सीन। तो इसमें बहुत सारी जो अंडरलाइन पहले ही बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं एक बार पहले बना चुकी थी और बनाने के बाद जैसे ही मैं अपलोड करने के लिए गई तो वो पता नहीं क्यों हैंग हो गया और ये वीडियो डिलीट हो गई ऑटोमेटिकली। तो इसको मुझे फिर से बनाना हो रहा है, ठीक है। इसलिए आप इसमें कई सारी चीज़ें देखेंगे कि जो ऑलरेडी अंडरलाइन है यहाँ पे। चलिए ठीक है, हम देखते हैं इसको। रूस द्वारा निर्मित कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है। तो देखिए कोविड-19 वैक्सीन को आधिकारिक रूप से पंजीकृत करने और इसके उपयोग के लिए तैयार होने वाला पहला देश रूस बन गया है, जो आधिकारिक रूप से पंजीकृत कर चुका है और जो है इसके उपयोग के लिए तैयार होने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट है टीके का नाम, ठीक है। उल्लेखनीय है कि अब देखिए रूस द्वारा निर्मित जो वैक्सीन है, ठीक है, ये जो वैक्सीन बनाई जा रही है वो सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किए गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह, क्या नाम है इसका, आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट, जिसका नाम है स्पुतनिक आई। क्या नाम है, स्पुतनिक आई। तो स्पुतनिक आई के नाम पर स्पुतनिक वी, ठीक है। स्पुतनिक आई क्या है, ये प्रथम कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह था, आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट, और इसी सैटेलाइट्स के से मिलता जुलता नाम हमने स्पुतनिक वी रख दिया है, मतलब वैक्सीन स्पुतनिक वी, ठीक है। अब देखिए ये सफलतापूर्वक अनुमोदन प्राप्त करने वाली कोविड-19 की पहली वैक्सीन है, ठीक है। इस वैक्सीन को रूस के रक्षा मंत्रालय के सहयोग से मॉस्को में गामलेया संस्थान है, ये मॉस्कोस गामलेया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। तो कौन विकसित करता है, मॉस्को का गामलेया इंस्टीट्यूट। अब अगर रूस की बात करते हैं तो भारत में क्या जो है कंडीशन है, जो वैक्सीन है, ठीक है, कोविड के लिए, तो भारत भी जो है कोवैक्सीन, क्या नाम है, कोवैक्सीन को जो है मानव जो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, मानव नैदानिक परीक्षण के लिए अनुमोदित कर दिया गया है, ठीक है। ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स में कोई भी वैक्सीन बनती है तो क्या होता है, उसको पहले ट्रायल किया जाता है एनिमल्स पे, ह्यूमंस पे, उसके रिजल्ट्स देखे जाते हैं, उसके बाद फिर उसको मास लेवल पे अप्रोच किया जाता है, ठीक है। अदरवाइज जो है ये तो बहुत घातक हो जाएगा ना अगर हम बिना ट्रायल के, और ट्रायल भी बहुत स्टेप्स में होता है, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं उसके, ठीक है। और इसके अलावा एक और भारतीय वैक्सीन है जिसका नाम है ZYCOV-D, ठीक है, ZYCOV-D, ठीक है। तो ये जो है क्लिनिकल परीक्षण के फर्स्ट और सेकेंड स्टेप्स में है, ठीक है, चरण में है। वैक्सीन के निर्माण का आधार क्या है, देखिए ये जो वैक्सीन है वो सारस-कोवी-2 प्रकार के एडिनोवायरस के डीएनए पर आधारित है। एडिनोवायरस का डीएनए है। अब देखिए पहले देख लेते हैं एडिनोवायरस क्या है। तो देखिए एडिनोवायरस क्या होता है कि 70 से 90 नैनोमीटर आकार के डीएनए वायरस होते हैं, ठीक है। एडिनोवायरस क्या है, 70 to 90 नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब लंबाई की बहुत ही छोटी यूनिट है नैनोमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, और उसके बाद आप देखेंगे तो बहुत ही छोटी जो यूनिट है वो नैनोमीटर है। तो 70 to 90 नैनोमीटर आकार के डीएनए वायरस होते हैं। तो एडिनोवायरस क्या है, एक डीएनए वायरस है ये भी, ठीक है। और मैंने ये आपको बताया था कि ये जो है आपके ऐसे ही हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं डीएनए का। डीएनए आप समझते हैं कहाँ पे है, हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में डीएनए होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है। जैसे मान लो कि ये सेल है, ठीक है, बॉडी का ये सेल है, हाँ,
अगर ये सेल है तो इसमें बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियस होगा और उसी न्यूक्लियस में जो है अगर हम इसको बाहर न्यूक्लियस को निकाल के देखेंगे तो इस तरह से हम पाएंगे कि इसमें जो है डीएनए होता है। डीएनए आरएनए ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर कर देता है ना। ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है कैरेक्टर्स को वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, ठीक है। तो ये डीएनए का काम होता है। तो एडिनो वायरस क्या है, एडिनो वायरस 70 to 90 नैनोमीटर आकार के डीएनए वायरस होते हैं जो मनुष्य में कई बीमारियां जैसे सर्दी हो गया है ना, श्वसन जो संक्रमण है, ठीक है ना, ब्रीदिंग जो है हम रेस्पिरेटरी बहुत सारे डिजीजेस होते हैं है ना, इन्फेक्शंस होते हैं, वो कॉज कर देता है, ठीक है। वैक्सीन के लिए एडिनो वायरस को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों, क्योंकि एडिनो वायरस जो है वो डीएनए की दोहरी, देखिए डबल हेलिकल है ना, यहाँ पे देखिए दोहरी कुंडली है, तो इसमें ऐसे से लगे होते हैं, ये देखिए इस तरीके से जो है ये लगे होते हैं। तो ये दोहरी कुंडली है, इसलिए क्या होता है कि दोहरी कुंडली होने की वजह से, डबल स्टैंडर्ड होने की वजह से आनुवांशिक रूप से अधिक स्थिर होता है, ठीक है। इंजेक्शन के बाद उनके बदलने की संभावना जो है कम होती है। तो ये हमारा क्या है, एडिनो वायरस है, ठीक है। तो मैंने ये बताया था कि जो कोविड जो हमारा सारस कोवी 2 है वो एडिनो वायरस के डीएनए पर आधारित होता है, जो एक समान जो है कोल्ड और या जुकाम को क्रिएट करने वाला एक वायरस होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो वैक्सीन में जो पैथोजन है या रोगजनक है, जो रोग का कारण है, पैथोजन है, वो एक छोटी सी मात्रा उसको छोटी सी मात्रा वितरित करने के लिए हमारी जो कमज़ोर वायरस का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या है कि पैथोजन हमारी बॉडी में, एक वीक वायरस हमारी बॉडी में डाला जाता है इंजेक्शन के थ्रू, और वो हमारी बॉडी में क्या करती है, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी में हमारे वायरस बैक्टीरिया आ जाता है तो हमें फीवर क्यों होता है, इसी वजह से होता है ना, कोई एजेंट हमारे बॉडी में होता है। अब उसकी वजह से हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर हाई कर लेती है, ठीक है ना। टेम्परेचर क्यों हाई करती है, फीवर बड़ा पैनिक वाला बात नहीं होता है, वो अपनी प्रतिरक्षा जो बॉडी उसकी एंटीबॉडीज होती हैं, वो जो है बॉडी को क्या होता है, जैसे सैनिक होते हैं ना, देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही एंटीबॉडीज होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी को इन सारे जो बाहर के एजेंट्स होते हैं उनसे लड़ने में मदद करते हैं। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई कर देता है ताकि जो है वायरसेस हैं, जो बैक्टीरिया हैं, उनको वो किल कर पाए। गर्म जो है जब हो जाएगा बॉडी तो वो अपने आप जो है वीक होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो एडिनो वायरस है वो क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया को उत्पन्न कर, उसको एक्टिवेट कर देता है। वैक्सीन की 2 खुराक जो है दिया, इसमें वैक्सीन की 2 खुराक दी जाएगी, ठीक है, जिसमें से 2 प्रकार के मानव एडिनो वायरस विद्यमान होते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के मानव एडिनो वायरस होंगे। प्रत्येक में नए कोरोना वायरस का एस एंटीजन मौजूद है, दोनों में ही एस एंटीजन मौजूद है, किसका, कोरोना वायरस का, जो मानव कोशिकाओं में प्रवेश करता है और उसकी जो लड़ने की शक्ति होती है, प्रतिरक्षा जो प्रक्रिया होती है, उसका तंत्र जो होता है उसको जो है एक्टिवेट कर देता है या उत्पन्न कर देता है, ठीक है। अब देखिए इस वैक्सीन में एडिनो वायरस को एक उपकरण, एक टूल की तरह यूज करते हैं, बताया ना मैंने। एडिनो वायरस, हल्का सा वायरस बॉडी में डालेंगे तो हमारी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी लड़ने के लिए, और साथ में और भी जो चीजें होंगी बॉडी में, वो बॉडी अपने आप जो है इतनी मजबूत हो जाएगी कि वो जो है और बाहर की जो वेक्टर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, उनसे लड़ पाएगी, ठीक है। यह वैक्सीन एंटीजन को लक्षित उत्तक तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये जो है वैक्सीन होता है वो क्या करेगा, जो एंटीजन्स हैं उनको टारगेटेड जो है टिश्यूज जो है बॉडी में, वहां तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए इन ह्यूमन एडिनोवायरस को AD5 और AD26 नाम दिया गया। तो जो एडिनोवायरस है, मैंने कहा 2 तरीके के एडिनोवायरस को जो है इंड्यूस किया जाएगा ह्यूमन बॉडी में, उसका नाम है AD5 और AD26, ठीक है। और दोनों का ही इसमें कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। एडिनोवायरस में दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, दोनों को कोरोना वायरस जीन से इंजीनियर किया गया। तो इंजीनियरिंग मैंने यहाँ पे बताई थी कि मान लीजिए ये आपका ये दोनों जीन है, 2 स्ट्रैंड है, तो ये जीन है हमारा, ठीक है, मतलब उसमें DNA है। तो DNA में जो कोडिंग्स होती है ना, जो कोडिंग्स होती है उसको हम क्या करते हैं कि जो है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी होती है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जीन को हम एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई लंबा सा फीता है, फीता समझते हैं ना, फीता ऐसे भी जो गांव में लड़कियां लगाती हैं, शहरों में भी कहीं भी लगाते हैं, जो अपने बाल में फीता वगैरह लगाया जाता है। तो क्या करते हैं, एक फीतों को काट कर उसमें मैंने रेड, मान लीजिए 2 कलर का फीता है, एक ब्लैक कलर का और एक रेड कलर का है, तो हमने क्या किया, ब्लैक वाले फीते को बीच से काट के उसमें रेड वाला फीता जो हमने ऐड कर दिया। तो ऐसे ही जीन में भी होता है कि जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में जो एक जो है जीन होता है लंबा सा, उसको जीन को बीच से जो अनवांटेड जो हमें चाहिए नहीं और जो हमें बाहर से चाहिए, तो वो वाला जो है हम डाल के उससे हम अटैच कर देते हैं, समझ रहे हैं। तो हम यहाँ पे ही जो है सिलाई बुनाई नहीं करते, हम अपने जीन में भी जो है बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, इन सारी टेक्नोलॉजीज के थ्रू। तो ये चीज़ की जाती है। देखिए
रूसी वैज्ञानिक का क्या दावा है कि उन्होंने अन्य रोगों से लड़ने के लिए बनाई गई वैक्सीन को ही मॉडिफाई किया हुआ है। उन्होंने कहा कि जो और अदर जो है आपकी रोगों से लड़ने के लिए जो वैक्सीन है उसी को मॉडिफाई कर दिया गया, क्योंकि सारी जो वैक्सीन कुछ जो है कोरोना वायरस से भी अभी भी कुछ चीज़ें पहले भी होती थी। कुछ ऐसे वायरसेस थे जो बॉडी में जुकाम और रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इस तरीके की श्वसन की प्रॉब्लम लेके आती थी, तो उन्हीं वैक्सीन को मॉडिफाई करके जो है एक नया, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें, समझ रहे हैं ना। अब देखिए और अन्य जो देश हैं वो अन्य कंपनी भी इस तरीके के अप्रोच को अपना रहे हैं। जैसे मान लीजिए मॉडर्ना है, मॉडर्ना में मर्स नामक एक जो है संबंधित वायरस के वैक्सीन में थोड़ा सा बदलाव लाया गया है। तो मॉडर्ना में मर्स नामक जो है वायरस के वैक्सीन में बदलाव लाया गया है। इससे क्या होता है कि ये विकास की जो प्रक्रिया है वैक्सीन की बहुत तेज हो रही है, लेकिन यूएस और यूरोपीय जो रेगुलेटर हैं इस वैक्सीन की सेफ्टी को लेके और इफेक्टिवनेस को लेके बहुत ही जो है मान्युटली उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत ध्यान से इसको समझ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि इतनी जल्दी में वैक्सीन बनाए जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेफ्टी और जो है इफेक्टिवनेस के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है। तो ये चीज़ जो है बहुत ध्यान रखी जा रही है, समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट हमारा है क्या होता है एडिनो वायरस। तो एडिनो वायरस क्या है, अभी हमने आपको बता दिया कि 70 to 90 नैनोमीटर के जो है आकार के डीएनए वायरसेस होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में डाल दिए जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं। इसको इससे क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होने की वजह से ये जो है बदलाव के, इंजेक्शन के बाद बदलाव की इसमें संभावना कम होती है, स्थायी होते हैं, स्थिर होते हैं, ठीक है। अब देखिए वैक्सीन से संबंधित चिंताएं क्या हैं। WHO और भी जो विशेषज्ञ लोग हैं उनको जो है कुछ जो है चिंता है इसको लेके, वैक्सीन को लेके, उसकी सुरक्षा और उसकी प्रभावकारिता को लेके, यानी कि वो कितना सेफ है और कितना इफेक्टिव है, प्रभावकारी है, ठीक है। क्योंकि इससे शीघ्र उत्पादन एवं इससे संबंधित प्रकाशित आंकड़ों और तथ्यों की कमी है, हम जल्दी से उत्पादन कर दे रहे हैं। अब जो है हमने कितना जो है उसको टेस्ट किया है, टेस्टिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो टेस्टिंग से ही हमें पता चलेगा कि लोग को, क्योंकि देखिए टेस्टिंग में क्या होता है कि एक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कोई चीज़ बहुत इफेक्टिव है तो अफ्रीकन में भी इफेक्टिव है ना, या फिर जो है अमेरिकन जो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो हर जगह अलग अलग सिस्टम होता है। हर जगह बॉडी का जो हमारी बॉडी होती है वो अलग तरीके से रिएक्ट करती है दूसरे से, सबका इन्वायरमेंट अलग है। तो ये जो है अभी जो है ये बहुत ही एक तरीके से लॉजिकल भी नहीं होगा कि कहीं एक जगह अगर आपने टेस्ट कर लिया है तो दूसरे जगह के लोगों के लिए भी इफेक्टिव हो सकता है हार्मफुल भी हो जाए। इफेक्टिव तो हो ही ना हो तो अलग बात है, हार्मफुल भी हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिए रूस द्वारा केवल नैदानिक परीक्षण, मतलब नैदानिक परीक्षण के चरण, मतलब नैदानिक परीक्षण मतलब होता है ह्यूमन पे टेस्टिंग, ठीक है, ह्यूमन टेस्टिंग। चरण 1 के परिणामों को सार्वजनिक कर दिया गया है और इस बात की पुष्टि भी की गई है कि चरण 1 जो है वांछित प्रक्रिया को उत्पन्न करने में सफल रहा है, कि मतलब जो चीज़ें उनको चाहिए थी वो चीज़ें वो फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मानव परीक्षण जो है यही बात कर रहे हैं कि इसमें जो है सामान्य परिस्थितियों में पूरा होने में कई वर्ष लगते हैं, लेकिन स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है, स्पुतनिक वी वैक्सीन है, उसमें क्या होगा कि 2 महीने से भी कम समय में से पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है, 2 मंथ से भी कम समय में से पूरा कर लिया जाएगा। मानव परीक्षण के बाद के चरण महत्वपूर्ण, जो मानव परीक्षण है उसके जो है मानव परीक्षण के बाद चरण जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैक्सीन की प्रभावकारिता विभिन्न जनसंख्या समूहों पर भिन्न भिन्न हो सकती है, हमने देख लिया है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो रूस ऐसा दावा कर रहा है कि ये जो हम इतने कम समय में 2 मंथ से भी कम टाइम लगा और हमने इसको जो है डेवलप कर लिया, तो हमने कोरोना वैक्सीन जो है कोविड-19 की वैक्सीन को कैसे डेवलप कर लिया इतना जल्दी। तो देखिए क्या होता है कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एक तरह की बीमारी है जो कि एक प्रकार की कोरोना वायरस से होती है। समझ लीजिए कि कोरोना वायरस बहुत नया नहीं, एक प्रकार का कोरोना वायरस होता है जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के लिए क्या है, कॉज है, ठीक है, और उसके उपभोगकर्ताओं से समानता रखते हैं, इसलिए पहले से ही बड़े पैमाने पर इसको क्या किया जाए, टेस्ट किया जा चुका है। अब अगर इंडिया का कॉन्टेक्स्ट देखें तो इंडिया ही नहीं, भारत सहित 20 ऐसे देश हैं जो है स्पुतनिक वी वैक्सीन में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। भारत जो है कोविड-19 के वैक्सीन के लिए रशिया से ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी साझेदारी कर रहा है, ठीक है। भारत में वैक्सीन के लिए मंजूरी कौन देता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देते हैं आपके सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO द्वारा दी जाती है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत भारत का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण, मतलब नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो एग्जाम में अगर पूछ लेगा कि नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी किसके अंदर है, तो जो नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है हमारी वो किसके अंदर है, वो है आपकी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर के उसके महानिदेशालय के तहत ये है, ठीक है। विश्व भर में कोरोना वैक्सीन का रेस चल रहा है, ठीक है ना। अब अकेला रूस ही नहीं है बल्कि लगभग 100 से
से ज़्यादा देश हैं जो वैक्सीन की शुरुआती स्टेज में है ना, इनिशियल स्टेज में है, और 20 से ज़्यादा वैक्सीन पर जो है वैक्सीन का मानव पे परीक्षण भी हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए अमेरिका में 6 तरह की वैक्सीन पर काम हो रहा है, ठीक है। अगर अमेरिका की एक डॉक्टर है, विशेषज्ञ हैं वो कोरोना के केस में, तो वो उनका नाम है डॉक्टर एंथनी फाउची। क्या नाम है? डॉक्टर एंथनी फाउची। उन्होंने ये कहा है कि साल के अंत में अमेरिका के पास एक जो है सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन हो पाएगी। अब देखिए ब्रिटेन ने भी कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन को लेकर 4 समझौते किए हैं। चीन की सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड, याद रखिएगा सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड किसकी है? चीन की है, और इन्होंने जो है ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण, यहाँ पे अंतिम चरण चल रहा है, उसकी शुरुआत कर दी है। इस वैक्सीन का ट्रायल इंडोनेशिया में, और जो ये जो सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड है उसका जो चीन की है, वो ट्रायल कहाँ पे कर रही है? वो इंडोनेशिया के लोगों पे कर रही है। 16,020 लोग मरीज हैं, उनके ऊपर ट्रायल किया जा रहा है, ठीक है। भारत में भी स्वदेशी वैक्सीन उसका ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हो गया है। WHO का मानना यह है कि 2021 के शुरुआत तक कोरोना का जो है जो वैक्सीन है वो जो हमारे आम जन है, आम जनता है, उनके लिए उपलब्ध हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेरूत विस्फोट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बेरूत विस्फोट में हाल में लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। लेबनान की राजधानी बेरूत है। वहाँ पे एक बड़े विस्फोट में कम से कम 100 लोग की जान चली गई और लगभग 4,000 लोग घायल भी हो गए हैं, ठीक है। अब ये जो है बंदरगाह पे यानी कि पोर्ट पे जो है भयावह विस्फोट हुआ है, जिसका कारण गोदाम में 6 साल, समझिए 6 साल से रखी अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। 6 साल से कितनी अमाउंट में? 2,700 टन, बहुत ही भारी अमाउंट में अमोनियम नाइट्रेट पड़ा हुआ था। और इस विस्फोट का जो कितनी भयावह इस विस्फोट थी, इसकी भयावहता का अंदाजा हम ऐसे लगा सकते हैं कि इसकी जो गूंज है ना वो निकोसिया शहर तक सुनाई दी। अब निकोसिया शहर समझ लीजिए कि निकोसिया साइप्रस की राजधानी है। जो विस्फोट का जो स्थान है वहाँ से 250 किलोमीटर दूर था, और 250 किलोमीटर दूर इसकी जो है हमें गूंज सुनाई दी, इसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी, ठीक है। तो देखिए बंदरगाह के वेयर हाउस में लगभग 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट मौजूद था, जो विस्फोट का प्रमुख कारण बना, ठीक है। अब देखिए इसमें लगभग 2.5 लाख से 3 लाख लोग बेघर हो गए हैं, उनका घर ही नहीं रह गया है, और इसमें लगभग 3 से 5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट के बारे में जानते हैं, तो ये अमोनियम नाइट्रेट जो है एक रंगहीन गंधहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, जल में अत्यधिक घुलनशील होता है, ठीक है। जल में डालते ही ये बिल्कुल मिक्स हो जाता है, घुल जाता है एकदम से। तो अब क्या होता है, जल में अमोनियम नाइट्रेट के घोल को गर्म करने पर, अगर हम जल में जो अमोनियम नाइट्रेट उसमें मिला दिया, उसका हमने गर्म कर दिया, और गर्म कर दिया टिल वो जो है किसमें, गैस में ना परिवर्तित हो, वाष्प में ना परिवर्तित हो जाए। तो ये जब गैस बन जाती है तो उसको लॉफिंग गैस कहते हैं, लॉफिंग गैस, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, तो एग्जाम में आ सकता है कि लॉफिंग गैस क्या है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है। और कैसे बनता है ये? अमोनियम नाइट्रेट को पानी में अगर घोल दिया जाए, इसको बहुत तेज गर्म कर दिया जाए, तो जो गैस निकल जाती है वो अमोनियम नाइट्रेट का रूप ले लेती है, ठीक है, जिसको लाफिंग गैस कहते हैं, ठीक है। अब अमोनियम नाइट्रेट जो है कार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है। क्या है? एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र अगर हम देखें तो NH4NO3, क्या है? NH4NO3 है। ये सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। उच्च नाइट्रोजन युक्त है, ये उर्वरक है। अगर उच्च नाइट्रोजन युक्त है तो हम इसको एग्रीकल्चर में जो है फर्टिलाइजर्स की तरह, उर्वरक की तरह यूज कर सकते हैं। और विस्फोटक में इसका यूज होता है, विस्फोटकों में भी क्या होता है, ऑक्सीकारक के, ऑक्सीडाइजर एजेंट की तरह इसका यूज होता है विस्फोटक में, ठीक है। तो अगर देखिए अमोनियम नाइट्रेट को उर्वरक के रूप में उपयोग करने का जो हमारे एग्रीकल्चर में उसका बहुत फायदा है। क्यों? देखिए जल्दी से एक्सक्यूज मी, पहली बात तो ये जल्दी से जो है घुल जाता है, ठीक है। धरती में, अर्थ में जो है मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर में तुरंत ही नमी के साथ ये मिल जाता है, घुल जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है हमारे सॉइल में नाइट्रोजन का जो स्तर होता है वो इंक्रीज कर देते हैं, और जब नाइट्रोजन जो है ज़्यादा हो जाता है तो पौधों को नाइट्रोजन मिलता है, और पौधे जो है क्या करते हैं, वृद्धि करने लगते हैं, विकास बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। अब हम अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम जो है अमोनियम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं, तो अमोनियम नाइट्रेट के बारे में अगर देखें तो हमें जो है सारिन गैस को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ी एक घटना हुई थी विशाखापट्टनम में, ठीक है। क्या हुआ था कि इसमें कई सारे लोग मारे गए थे। क्यों? क्योंकि ये जो आपका आंध्र प्रदेश में जो सारिन गैस है वो एक नर्व एजेंट है, और नर्व एजेंट जो होता है ये बहुत ही घातक होता है। इसके अलावा नर्व एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? ये है VX ताबुन और सोमन, याद रखिएगा नाम, VX ताबुन और सोमन, ये नर्व एजेंट है। ये साफ रंगहीन स्वादहीन तरल पदार्थ होता है जो बहुत ही जल्दी वाष्प या वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। नर्व एजेंट बहुत ही खतरनाक होते हैं, ये साइनाइड से भी अधिक खतरनाक। तो आपने नाम सुना होगा कि साइनाइड को अगर हम टंग पे रखते हैं, अपनी जीभ पे रखते हैं, तो जिह्वा पे रखते ही वो जो है
फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जो है इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, समझ रहे हैं ना। तो हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उसको उसी का ब्रेक डाउन कर देते हैं सीधे। तो इससे भी खतरनाक जो है ये जो है सारिन गैस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सारिन गैस मतलब क्या है, आपका जो नर्व एजेंट है वो सुई के नोक के बराबर की मात्रा भी किसी इंसान के लिए घातक हो जाती है। आमतौर पर अगर इसके वाष्प के संपर्क में कोई आ जाता है तो 15 मिनट के अंदर जो है व्यक्ति की मौत हो जाती है, ठीक है। अगर इसके बाद शरीर में जो है क्या हो जाता है कि अगर संपर्क में तरल रूप में अगर कोई टच कर देता है इसको, तो बॉडी में जो है बहुत जो है मरोड़ और ऐठन टाइप की होती है। जो हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र होता है, वो काम करना बंद कर देता है और इससे जो है व्यक्ति की मौत हो जाएगी, ठीक है। और इससे क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें, कौन सी दवा हम ले सकते हैं, तो एट्रोपाइन है, क्या नाम है, एट्रोपाइन, याद रखिएगा, एट्रोपाइन और पार्लीडॉक्सिम, ठीक है। एट्रोपाइन और पार्लीडॉक्सिम, इनका प्रभाव जो है, इसको हम यूज़ कर ले तो इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। लेकिन बहुत ही जो प्रभावकारी इलाज है वो ये है कि तुरंत व्यक्ति को जो है डॉक्टर के पास ले जाए, तुरंत ही इलाज कराया जाए, ठीक है। अब वैश्विक प्रतिक्रिया क्या है कि ये जो है अभी बेरूत में जो घटना हुई उसके लिए जो अमेरिका की ओर से इशारा ये किया गया है कि बेरूत में जो ये घटना है वो जानबूझकर किए गए हमले को संकेत जो है उसकी तरफ संकेत दिया इन्होंने, ठीक है। अब क्या है, ट्रंप का मानना है कि ट्रंप के साथ साथ कुछ और रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका भी यही कहना है कि जो लेबनान की राजनीतिक संगठन है हिजबुल्ला को लेबनान की राजनीति से अलग थलग करने के लिए बेरूत पर दबाव डालने की मंशा से इजराइल ने ये काम करवाया है। लेकिन इजराइल इसमें साफ मना करती है। इजराइल ने बल्कि जो है इजराइल ने बेरूत के बचाव में कार्य के लिए लेबनान को सहायता करने की भी पेशकश की है कि आपको हम हेल्प भी करेंगे, ठीक है ना। इतनी बड़ी जो है घटना हो चुकी है। जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ठीक है। इमैनुअल मैक्रो बेरूत की घटना के बाद लेबनान का दौरा करने वाले पहले राजनेता हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इजराइल यूएई शांति समझौता। ध्यान से समझिएगा क्या है इजराइल। अब देखिए, आपको ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आपको अपने पास मैप लेके बैठना चाहिए, एक जो है एटलस लेके, क्योंकि क्या होता है कि सारे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आरओ हो, यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट हो, मोस्टली जो है ज़्यादा ये यूपीएससी में वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। यूपीएससी में और आपके यूपीपीएससी में ये जो आपके मैप वाले क्वेश्चन होते हैं तो ज़्यादा इधर ही आते हैं। तो आप ध्यान से जो कोई भी चीज़ करिए तो मैप आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज आप मैप नहीं समझेंगे तो आप कनेक्ट भी तो नहीं कर पाएंगे ना। जैसे मैं इजराइल और यूएई की बात कर रही हूँ, आपको नहीं पता इजराइल किधर है यूएई किधर है, तो कैसे आप कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हर चीज़ एकदम बिल्कुल रटने वाली नहीं होती है ना। आप उसको समझेंगे तो अपने आप आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके माइंड में एक जो है माइंड मैप जो है ब्रेन में एक मैपिंग हो जाती है और अपने आप आपको चीज़ें जो है रिमेम्बरेंस में आती रहती हैं, ठीक है। तो देखिए, संयुक्त अरब अमीरात जो है हाल में ही इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये जो है इस समझौते को अब्राहम समझौता कहा जाता है। तो इस समझौते को अब्राहम समझौता कहा जाता है क्योंकि अब्राहम बहुत सारे धार्मिक जो है कई तरीके के धार्मिक लोग होते हैं अब्राहम जो है इसमें धर्मों में। तो अभी हम देखते हैं क्या है ये अब्राहम में। तो इसमें क्या है कि इजराइल जो है मिस्र 1979 और जॉर्डन 1994 के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला अब तीसरा देश बन गया है। तो पहले सबसे किसने किया था, जॉर्डन ने किया था, मिस्र ने किया था 1979 में, फिर जॉर्डन ने 1994 में किया था और फिर अब इजराइल जो है शांति समझौते पे जो है अब शांति आखिर में ऐसी क्या बात हुई थी कि शांति समझौते की जरूरत पड़ी। तो अभी हम देखेंगे, एक डिस्प्यूट हुआ था, एक वॉर हुआ था, ठीक है। सॉरी। तो इनके बीच शांति समझौता की बात चल रही है। तो इजराइल थर्ड कंट्री बन गया है मिस्र और जॉर्डन के बाद, ठीक है। अब देखिए, अब्राहम जो है 3 प्रमुख अब्राहमिक धर्मों, देखिए अब्राहमिक धर्म हैं तो 3 प्रमुख जो अब्राहमिक धर्म है वो है यहूदी, ईसाई और इस्लाम, उससे संबंधित है। अब इसमें वेस्ट बैंक पर इजराइल के कब्जे को रोक दिया है। तो देखिए वेस्ट बैंक कहाँ है, गाजा पट्टी कहाँ पे है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ मैप आप अपने सामने रखिए और देखिए कि वेस्ट बैंक कहाँ पे है, ठीक है। तो वेस्ट बैंक पर इजराइल का जो कंट्रोल है उसको जो है यहाँ पे रोक दिया गया है। वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच में आता है, इजराइल और जॉर्डन के पास है। देखिए इस समझौते के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इजराइल और यूएई में आने वाले हफ्तों में सीधी उड़ानें, दूरसंचार, पर्यटन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, देखभाल और बहुत सारे समझौते पे हस्ताक्षर किए जाएंगे। इवन कोविड-19 को लेकर इन दोनों जो है साथ में मिलकर काम करेंगे ये लोग, ठीक है। तो अब भाई समझौता हो गया है, शांति समझौता, तो ये सब काम तो होगा ही। महत्व क्यों है,
तो ये अमेरिका के व्हाइट हाउस में घोषित किया गया था ये, ठीक है। कौन सा? इब्राहिम समझौता। और यूएई और इजराइल दोनों जो है संयुक्त राष्ट्र के करीबी सहयोगी हैं, ठीक है। तो यूएई जो है और जो है इजराइल दोनों ही जो यूएस है उनके जो है बहुत ही क्लोज एलाइज हैं, ठीक है, अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो ये सौदा अब ईरान के विरोध को मजबूत, ईरान का और यूएई, हमें अमेरिका का पता ही है ईरान और अमेरिका में क्या चल रहा है, बहुत सारे ट्रेड वॉर्स हुए, ठीक है, बहुत सारी पाबंदियां लगाई ईरान के ऊपर। तो अब ईरान जो है कहीं ना कहीं ईरान को अलग थलग जो है अब और भी हो जा रहा है, क्योंकि जो आपका इजराइल है वो भी शांति समझौता कर दिया है। तो हम ईरान तीनों शक्तियों अमेरिका, इजराइल और यूएई के अनुसार क्षेत्र में मुख्य खतरा है। तो ईरान को ये लोग मुख्य खतरा समझ रहे हैं। अब हम आते हैं शांति समझौता क्यों हुआ उस बात पे। देखिए इजराइल और अरब का युद्ध हुआ था, उसके अंत में जॉर्डन द्वारा वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया गया। तो जो है किसका युद्ध हुआ? इजराइल का और अरब का। और अंत में जो है युद्ध के जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया था। बाद में 1967 में इजराइल ने फिर से इसे 1967 में वापस ले लिया, ठीक है। 1967 में फिर से इजराइल ने इसे वापस ले लिया और 1967 के दौरान इजराइल को सीरिया और मिस्र और जॉर्डन की संयुक्त सेना ने हरा दिया। तो क्या है कि अब ये जो है विवादित एक मुद्दा बन गया है। अब इजराइल द्वारा वेस्ट बैंक के कब्जे को जो है इस जो अब्राहम समझौता है उसके द्वारा रोक दिया जाता है कि इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करेगा। और एक जो है आपका नेक्स्ट है हमारा पाकिस्तान का नया राजनीतिक नक्शा। तो पाकिस्तान ने एक नया राजनीतिक नक्शा अपना बना लिया, जिसमें उसने जम्मू कश्मीर के जो है पूरे क्षेत्र को, आप सोचिए जम्मू कश्मीर के पूरे क्षेत्र को, और गुजरात में जो एरिया है आपका कौन सा, गुजरात में जूनागढ़ को भी शामिल कर लिया अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से। उसको जिसको जो मन कर रहा है वो अपने हिसाब से अपने मैप में शामिल किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही हास्यास्पद है, हास्यास्पद होने के साथ साथ ये बहुत ही निंदनीय भी है, ठीक है ना। तो देखिए भारत द्वारा जम्मू कश्मीर की धारा 370 की पहली वर्षगांठ के पहले ही दिन, एक दिन पहले ही जो है पाकिस्तान ने अपना राजनीतिक मानचित्र जो है बहुत ही जो विवादास्पद है यानी कि डिस्प्यूटेड है उसको जो है परिवर्तित कर दिया, ठीक है। अब जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्र में क्षेत्रीय दावों को संशोधित करने के लिए वाला ऐसा दूसरा नक्शा बन गया। देखिए इसके पहले भी किसने किया था? नेपाल ने ये चीज़ कर लिया था पहले भी। नेपाल ने एक अपना ऐसा मानचित्र बनाया था जिसमें पिथौरागढ़ जिला जो हमारा उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ जिले की कालापानी क्षेत्र को उसने अपने संप्रभु क्षेत्र में जो है उसने दर्शा दिया था। अब दूसरा है ये पाकिस्तान ऐसा कर, ठीक है। तो देखिए बदलाव क्या किए गए हैं। तो पिछले एक वर्ष के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन पर भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने की कोशिश में कई असफल प्रयास किए। बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट जो है किए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि उसको जो है समर्थन मिल जाए कि भारत का ये जो कदम है वो अच्छा नहीं था जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है, पुनर्गठन जो अधिनियम था। लेकिन जो है इसको जो है निरर्थक ही साबित हुए, सारे प्रयास उसके साबित निरर्थक हुए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्यों द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। भाई भारत का ये संप्रभुता की भारत की बात है, भारत की सोवेरेनिटी की बात है, तो कोई स्टेट इसमें क्यों इंटरफेयर करेगा? स्टेट मतलब नेशन, ठीक है। हाल ही में जारी किया गया विचित्र मानचित्र जो अपने पुराने संस्करण से बहुत अलग है, विभिन्न अन्य क्षेत्रों को मूर्खतापूर्ण रूप से जोड़ा गया, ठीक है। तो ये जो है बहुत अच्छा वर्ड है इनके लिए, मूर्खतापूर्ण रूप से जोड़ा गया है। मानचित्र की शुरुआती संस्करण में चीन के साथ कश्मीर और लद्दाख सीमा के हिस्से को चिन्हित नहीं किया गया था और इसे सीमांत क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। हालांकि क्या है कि जो इंडिया का जो बॉर्डर है चाइना के साथ उसको भी क्लियर नहीं किया गया है, उसको सीमांत क्षेत्र के नाम से उन्होंने जो है वर्णित कर दिया है, ठीक है। अब देखिए मानचित्र स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के सीमांत क्षेत्र को और भारत के पूर्वी कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है। एलओसी को काराकोरम दर्रे तक बढ़ा दिया गया है। तो एलओसी जो है हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल उसको जो है आगे बढ़ा के हमारी तरफ काराकोरम दर्रे तक कर दिया गया है। पाकिस्तान के हिस्से के रूप में सियाचिन का चित्रण किया गया। तो सियाचिन जो है उन्होंने अपने अंडर उसको दिखा दिया मैप में, ठीक है। एलओसी को एक लाल बिंदीदार रेखा के द्वारा चिन्हित किया गया है जिसका अर्थ है कि यह उनके क्षेत्र का एक हिस्सा है। तो एलओसी जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो उनके अंडर वो उन्होंने अपना क्षेत्र बता दिया इसको। जम्मू कश्मीर को विभाजित क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि भारत ने पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र के रूप में जूनागढ़, ठीक है, जो गुजरात में जूनागढ़ है उसको पूर्ववर्ती क्षेत्र को जो है उसके पूर्ववर्ती क्षेत्र को भी दिखा दिया है, ठीक है। यह इतिहास में पहली बार नहीं किया। 2012 में भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के एटलस में उन्होंने जूनागढ़ को एक अलग क्षेत्र के रूप में चित्रित कर दिया था, ठीक है।
भारत की क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर। तो भारत जो है इसके विरुद्ध मजबूती से इसको अस्वीकृत कर दे रहा है, ठीक है। भारत की विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस में बयान में पाकिस्तान के तथाकथित एक नए राजनीतिक मानचित्र की आलोचना करते हुए कहा कि यह राजनीतिक मूर्खता की कवायद है, राजनीतिक मूर्खता की कवायद है। इस अतार्किक, ठीक है, अतार्किक मतलब कोई रिजनेबिलिटी है ही नहीं इसमें। विवाद की न तो कानूनी वैधता है और न ही कोई अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है हमारी तरफ से ये चीज़ कही गई। तो अब आप इसको देखेंगे। हाँ, तो देखिए इसमें मैप में दिखाया गया है ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन संबंधी बांध। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ये जो है मैप है, इसको हम जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।